हेलो बडीज़, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री कवर करेंगे जिसका कल एग्ज़ाम है बीए फोर्थ सेम। तो सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1550 टू 1700। ये पार्ट 1 है। इसमें मैंने आई थिंक 4 ही क्वेश्चंस कवर करे हैं। जो इसके बाद पार्ट 2 आएगा उसमें 3-4 क्वेश्चंस और कवर होंगे एंड यू आर डन फॉर टुमारो। सिलेबस देखते हैं। 6 यूनिट्स हैं टोटल। यूनिट 1 है फाउंडेशन, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ मुगल स्टेट। अब यहाँ पे लिखा है यूनिट 1 में मुगल स्टेट, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो उसके आगे लिखा है 16th टू 17th सेंचुरी। इस टाइम पीरियड में सिर्फ अकबर का रूल था वहाँ पे, तो हमें पूरा मुगल एम्पायर नहीं पढ़ना है, पूरी मुगल स्टेट नहीं पढ़नी है, सिर्फ अकबर का रेन पढ़ना है। अकबर ने क्या एक्सपेंड किया था, क्या फाउंडेशन थी, अकबर के टाइम पीरियड का पढ़ना है। एंड उसके नीचे 2 चीज़ें और हैं, मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम। दैट्स इट। यूनिट 1 में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। यूनिट 2 है अकबर टू औरंगज़ेब। अकबर से लेके औरंगज़ेब तक के पीरियड में, उसके बीच में जहांगीर, शाहजहाँ, जितने भी रूलर्स थे उनको भी इंक्लूड करना है। और ये 4-5 रूलर्स का राजपूत और रिलीजियस पॉलिसी वगैरह हमें पढ़नी है। 3 है ये, राजपूत, इम्पीरियल एंड रिलीजियस पॉलिसी। उसके बाद 3rd यूनिट है 17th सेंचुरी ट्रांजिशन, मराठास एंड सिक्स। इसमें हमें मराठा का राइज पढ़ना है और सिक्स का राइज पढ़ना है कि कैसे ये लोग पावर में आए थे, क्या किसने फाउंडेशन किया था इनका। ठीक है। उसके बाद यूनिट 4 आती है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसमें भी 3 चीज़ें हैं सिर्फ, ताजमहल, रेड फोर्ट एंड मुगल पेंटिंग। ये तीनों ही शाहजहाँ के टाइम पीरियड की हैं, तो मतलब सिर्फ शाहजहाँ का आर्किटेक्चर पढ़ना है, ताजमहल, रेड फोर्ट एंड सम पेंटिंग्स। यूनिट 4 भी बहुत छोटा सा ईजी सा है। देन यूनिट 5 है सूफिज़म का। यूनिट 6 में तुम्हें पढ़ना है इकोनॉमी एंड इंटीग्रेटेड पैटर्न्स ऑफ एक्सचेंज। ये भी बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, सिर्फ इनलैंड मैरीटाइम ट्रेड पढ़ना है और नॉन एग्रेरियन प्रोडक्शन पढ़ना है। दैट्स इट। सिर्फ 2 चीज़ें। तो ये हमारा सिलेबस है। सबसे पहले देखते हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं मैंने इसमें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये यूनिट 1 का ही है। डिस्कस द एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ मुगल एम्पायर अंडर रेन ऑफ अकबर। अकबर के टाइम पीरियड में हमने कितना एक्सपेंड किया था। तो सबसे पहले अकबर कौन था? अकबर 3rd मुगल एम्परर था। सबसे पहले थे बाबर, जिन्होंने पूरा मुगल किंगडम को फाइंड किया था। उसके बाद उनके बेटे थे हुमायूं, जिनका आज तक हमें ये नहीं पता कि कैसे उनकी डेथ हुई थी। काफ़ी लोग कहते हैं कि लाइब्रेरी में वो सीढ़ी पे चढ़े थे, वहाँ से गिर के उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन हमें मतलब कंफर्म नहीं कह सकते कि हुमायूं की डेथ कैसे हुई थी, रहस्यमय है ये चीज़। उसके बाद हुमायूं के बेटे थे अकबर। तो 3rd एम्परर थे हमारे अकबर, जिनके पापा थे हुमायूं एंड मम्मी थी हमीदा बानो बेगम। उसके बाद अकबर को एक बहुत ही ग्रेट रूलर माना जाता है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो ऐसी थी कि ना तो वो हिंदूज़ का दिल दुखाते थे, ना मुस्लिम्स का दिल दुखाते थे। सबके अकॉर्डिंग वो अपनी पॉलिसीज़ को बनाते थे, इसलिए उनके किंगडम में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कम थी, सब उनसे खुश रहते थे। 16th टू 17th सेंचुरी में इनका रूल था। अगर तुम भूल जाओ तो अपने सब्जेक्ट का नाम याद कर लेना, आई मीन यूनिट 1 का नाम याद कर लेना। अकबर का रूल था फ्रॉम 16th टू 17th सेंचुरी। उसके बाद 3rd पॉइंट है हमारा अकबर की विक्ट्री। अब अकबर ने काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स लड़ी थी, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना जो किंगडम है वो एक्सपेंड किया था। सबसे पहले इनकी थी बैटल ऑफ पानीपत, जो इन्होंने लड़ी थी 1556 में। ईयर याद रखना, बैटल ऑफ पानीपत इन 1556। यहाँ पे इन्होंने नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी कॉन्कर किए थे पार्ट्स। ग्वालियर पे इन्होंने अटैक किया था और जीता था, वहाँ पे इन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश किया। उसके बाद इनकी जो दूसरी फ़ाइट थी वो थी मालवा की। मालवा आता है हमारा सेंट्रल इंडिया में, इंडिया के बीच में आता है मालवा। वहाँ पे भी इन्होंने अपनी फोर्सेस को भेजा, लड़ाइयाँ लड़ी, बैटल्स लड़ी काफ़ी सारी, और काफ़ी लड़ाइयों के बाद इन्होंने मालवा को भी कॉन्कर किया, वहाँ पे भी अपना रूल बनाया। उसके बाद काबुल जो अफ़गानिस्तान का पार्ट है, वहाँ तक भी इन्होंने अपनी किंगडम को इस्टेब्लिश किया था, जो कि बहुत ही मतलब एक ग्रोथ था मुग़ल एम्पायर के लिए, क्योंकि फिर हम अफ़गानिस्तान से हमारे ट्रेड रूट्स खुल गए थे। वहाँ से हम काफ़ी सारे रिसोर्सेज को अपने इंडिया में ला रहे थे, उनको यूज़ कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे अपने एम्पायर को। तो काबुल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो अकबर ने कॉन्कर किया था। उसके बाद कश्मीर में भी इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। श्रीनगर में बहुत लड़ाइयाँ हुई थी, श्रीनगर में बहुत सारी बैटल्स थी, और उसको फिर इन्होंने कॉन्कर भी किया और जीता भी। वहाँ पे इन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश किया। इसके अलावा अकबर ने राजस्थान में लड़ाइयाँ लड़ी, गुजरात, बिहार, बंगाल, यहाँ सब में इन्होंने अपने फोर्सेस को भेजा एक एक करके, और लड़ाइयाँ जीती भी थी
काफ़ी लड़ाइयाँ अकबर ने बैटल्स को जीता और अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा ग्रो किया था इन्होंने। बहुत इंडिया में मतलब ऑलमोस्ट हर एक हिस्से में हमारा मुग़ल एम्पायर उस टाइम पे इस्टेब्लिश हो गया था अकबर के टाइम में। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम बहुत इजी है। एक मनसबदारी का मतलब होता है रैंकिंग सिस्टम। जैसे हमारे यहाँ पे अभी IAS IPS वगैरह होते हैं, उस टाइम में भी ऐसे रैंकिंग सिस्टम थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो रैंक्स होती थी वो मनसबदारी सिस्टम होती थी। मनसब का मतलब ही होता है रैंक और पोजीशन। अब क्या होता था इस सिस्टम में, मनसबदारी सिस्टम में जितने भी लोग हैं सबको रैंक दिए थे। कोई ऊपर है, कोई उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे रैंक्स होती थी। ये दो ही चीज़ों के लिए होती थी, एक तो मिलिट्री और एक एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम कैसे किसको रैंक देते थे, उस टाइम पे टेस्ट वगैरह तो होते नहीं थे। जिसकी मिलिट्री स्किल्स अच्छी थी उसको ऊपर की रैंक मिलेगी और जिसकी कम थी उसको नीचे की। बेसिकली दो ही चीज़ों पे जज किया जाता था, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। इन दो चीज़ों के ऊपर रैंक डिसाइड होती थी। जो सबसे मनसबदार जो थे वो 33 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड थे और जो सबसे ऊपर वाला मनसबदार था जिसकी सबसे हाईएस्ट रैंक होती थी उसको 10,000 सोल्जर्स उसके अंडर में होते थे जो उसको मैनेज करना होता था। और जो सबसे लोएस्ट होता था, सबसे नीचे होता था पोस्ट में, उसको सिर्फ 10 सोल्जर्स मिलते थे मैनेज करने के लिए। तो ऐसे इनकी रैंक थी। जो रॉयल फैमिली के प्रिंस होते हैं सिर्फ उन्हीं को हाईएस्ट मनसब मिलता था। क्यों? अगर किसी बाहर के इंसान को हम हाईएस्ट पोस्ट दे देंगे तो पावर बाहर चली जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इसलिए जो पावर है उसको घर में ही रखने के लिए सिर्फ प्रिंस जो होते थे, हमारे रॉयल ख़ानदान के जो आदमी होते थे, उनको हाईएस्ट रैंक देते थे। और जो नीचे वाली रैंक्स होती थी वो हम जो बाहर के लोग होते थे उनको दे देते थे। अब जो मनसबदार की सैलरी होती है वो कभी कभी कैश में मिलती थी, कभी कभी जागीर में मिलती थी। जागीर एक लैंड होता है, जैसे उस लैंड पे जितना भी टैक्स होगा वो जागीर के सिस्टम में उस मनसब को मिल जाता था। अब इसमें मनसबदारी सिस्टम में ना दो रैंक आती है, एक है जात, एक है सवार। दोनों का मतलब अलग अलग है। जैसे जात का होता है, अगर मैं बोलूँ जैसे IPS IAS होता है तो हमें पता है ना दोनों का मतलब अलग है। दोनों पोस्ट हैं लेकिन मतलब तो अलग है। IAS वो होते हैं जो लोग सिविल में नहीं होते हैं, जो लोग अपने बाहर का देखते हैं, और IPS वो होते हैं जो पुलिस के हेड होते हैं। IAS पूरी उस डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है। तो ऐसे ही जात और सवार भी पोस्ट थी लेकिन अलग अलग थी। जात से हमें पता चलता था कि इंसान की रैंक क्या है, वो किस पोस्ट पे है, उसका क्या स्टेटस है, वो कितनी ऊपर है कितनी नीचे है। और जो सवार है उससे हमें पता चलता था कि इस इंसान के पास कितने हॉर्सेस हैं, कितनी कैवलरी है, कितना इसको मेंटेन करना है। तो वो हमें सवार से पता चलता था कि आपकी सवार रैंक कितनी है, 20 है मान लो, तो मतलब ठीक है, इनको फॉर एग्जांपल 5000 हॉर्सेस मैनेज करने हैं। और जात है कि अगर आपकी ये रैंक है, जात ये है आपकी, तो मतलब ठीक है इसका स्टेटस ये है, ये मेरे से ऊपर है या मेरे से नीचे है, वो पता चलता था। ठीक है। उसके बाद मनसबदारी किसको मिलती थी, सिर्फ मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड होती थी इस सिस्टम से। और मनसबदार जितने भी मनसबदार थे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उन सबको ही ये कंपलसरी था कि कुछ हॉर्सेस और कुछ सोल्जर्स उनको मेंटेन करने ही होते थे अपने अंडर में। अपनी एक खुद की छोटी सी मिलिट्री बना के रखते थे वो लोग। ये पता है क्यों होता था कि मान लो अब इतने सारे मनसबदार हैं, सबकी छोटी छोटी टुकड़ी है, मिलिट्री ग्रुप है सबका। अब कहीं एकदम से लड़ाई हो गई तो जो हमारा रूलर है, अकबर है, वो इन सबको बोलेगा कि अपनी अपनी टुकड़ियों को लेके, अपनी अपनी मिलिट्री को लेके आ जाओ, हमें यहाँ पे लड़ने जाना है। तो अगर सिर्फ अकबर मेंटेन करता तो वो इतनी बड़ी मिलिट्री मेंटेन कभी नहीं कर पाता। अब उन्होंने छोटे छोटे मनसबदार्स को दे दिया तो इतनी सारी हो गई और वो सारी मैनेज भी हो जाती थी ईज़िली। उनकी सैलरी, उनका खाना पीना, रहना सहना सब कुछ, क्योंकि वो मनसबदार देखता था। मनसबदारी अपने नीचे वालों को सैलरी पे करता था, जितने सोल्जर्स उसके अंडर में है वो उनको सैलरी देता था। तो ये था मनसबदारी सिस्टम पूरा। ये सिस्टम इसलिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था क्योंकि लड़ाई के टाइम पे बहुत इफ़ेक्टिव था ये, बहुत जल्दी, इसलिए अकबर इतना सारी लड़ाइयाँ जीत पाया था, बैटल्स को कॉन्कर कर पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगज़ेब। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। जो हमारे औरंगज़ेब चाचा थे, इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी हिंदूज़ से। इन्होंने इतनी रिलीजियस पॉलिसीज़ निकाली हिंदूज़ के अगेंस्ट में कि वो लोग अपने आप को कन्वर्ट कर लें या मतलब उनका इंडिया से ख़त्म हो जाए। ये एक मुस्लिम थे, सुन्नी मुसलमान थे ये,
औरंगज़ेब, इनका मकसद ही एक था कि जितने भी इंडिया कंट्री में जितने हिंदूज़ हैं उन सबको इस्लाम में कन्वर्ट करवा दें और इंडिया को फ्रॉम हिंदू टू इस्लाम कंट्री बना दे। ये इनका मेन एम था। इसीलिए इन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ निकाली थी जिससे हिंदूज़ कन्वर्ट हो जाए। सबसे पहले पॉलिसी थी डिमोलिशिंग टेम्पल्स एंड ब्रेकिंग आइडल्स। जितने भी हिंदू टेम्पल्स थे इन्होंने सबको तुड़वा दिया। जितनी उनके अंदर मूर्तियाँ थी भगवानों की, जो मंदिर थे, उन सबको इन्होंने तुड़वा दिया। जो एक बहुत फेमस टेम्पल है हमारा चिंतामणि टेम्पल अहमदाबाद के अंदर, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस टेम्पल को तुड़वा के और उसकी जगह पे अपना मॉस्क बनवा दिया, मस्जिद बनवा दिया। उसके बाद ओडिशा में इन्होंने गवर्नर को ऑर्डर्स दिए कि जितने भी मंदिर है सबको तुड़वा दो और उनकी जगह अपने मस्जिद बना दो। इससे क्या होगा कि हिंदू का धीरे धीरे खात्मा हो जाएगा। सेकंड पॉलिसी थी इनकी इम्पोजिशन ऑफ जजिया टैक्स। अब ये टैक्स अकबर ने हटा दिया था। इस टैक्स का मतलब है कि अगर आपके पास एक हिंदू के पास अगर एक लैंड है, वो उस पर खेती बाड़ी कर रहा है तो उसको जजिया टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई मुस्लिम है और वो भी खेती बाड़ी कर रहा है तो उसे वो टैक्स नहीं देना। जस्ट बिकॉज यू आर अ हिंदू और तुम खेती बाड़ी कर रहे हो उस लैंड पे तो तुम्हें जजिया टैक्स देना पड़ेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद था इसके पीछे कि हिंदू थक जाए, या तो धरती दे दे अपनी या तो खुद को कन्वर्ट कर ले। ये था जजिया टैक्स। थर्ड है डिस्क्रिमिनेटरी टोल फार। अब जब ट्रेड होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, तो अगर कोई हिंदू ट्रेडर है तो उसको 5% एक्स्ट्रा टोल देना है और अगर कोई मुस्लिम ट्रेडर है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना। फोर्थ था रिमूवल ऑफ हिंदूज़ फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स। ऑफ कोर्स उस टाइम पे कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होती थी, लेकिन जो कोर्ट होता था राजा महाराजा का, जहाँ पे मिनिस्टर्स बैठते थे या जो भी डिपार्टमेंट होते थे, उनमें से हिंदूज़ को हटा दिया सारी जगह से। हिंदू किसी भी कोर्ट का या मतलब किसी भी जो एम्पायर किंगडम को संभालने का डिपार्टमेंट होता है उनमें से किसी का भी पार्ट नहीं बन सकता था। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक जनता बन के रह जाएगा। ये था यहाँ इसका मकसद। उसके बाद सिक्स था कन्वर्जन थ्रू डिफरेंट मीन्स। औरंगज़ेब ने इतनी कोशिश की, इतने टैक्स निकाले, पिलग्रिम टैक्स, जजिया टैक्स, टोल टैक्स, ट्रेड टैक्स एक्सेट्रा। ये सारे टैक्स का एक ही मतलब था कि हिंदू खुद को कन्वर्ट कर ले इस्लाम में। उसने अगर आप खुद को कन्वर्ट करते हो और इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हो तो आपको बहुत जल्दी इजीली इसमें जगह मिल जाएगी। जो कोर्ट थे, जो डिपार्टमेंट्स थे, और आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रॉमिसेस ऐसे करते थे कि अगर कन्वर्ट होते हो तो बहुत सारी अच्छी ज़िंदगी दिखाते थे कि ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा, क्योंकि मेन एम औरंगज़ेब का यही था कि सारे हिंदूज़ खुद को इस्लाम में कन्वर्ट कर ले। सेवेंथ था लास्ट सोशल रिस्ट्रिक्शंस। हिंदूज़ के ऊपर इतना रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि वो उनके फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना है तो बहुत लिमिट में करना पड़ेगा। होली दिवाली को मतलब वो खुल के अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे थे। सिर्फ राजपूत ही ऐसे थे जिनके पास सिर्फ घोड़े हो सकते थे क्योंकि वो आर्मी का पार्ट होते थे। उसके अलावा अगर कोई भी हिंदू है तो कोई भी एलिफेंट, हॉर्स कुछ भी नहीं रख सकता। बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे हिंदूज़ के ऊपर। वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे। वो अपनी जो रिलेटिव्स की डेड बॉडीज़ होती थी उनको साबरमती रिवर पे या जमुना रिवर पे सोशल रिस्ट्रिक्शंस कवर हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, राइज़ ऑफ मराठास अंडर शिवाजी। तो अब जब सारी जगह पे कहीं पे मुग़ल एम्पायर इमर्ज हो रहा है, कहीं पे कोई एम्पायर इमर्ज हो रहा है, तो उसके साथ साथ हमारे मराठास भी इमर्ज हुए थे अंडर लीडरशिप ऑफ शिवाजी। शिवाजी महाराज मराठा चीफ थे जिनका बहुत बड़ा हाथ था मराठा एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में, फाउंडेशन में इसकी। इन्होंने बहुत सारी कैंपेन्स लड़ी थी, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी मुग़ल एम्पायर के अगेंस्ट में, आदिल शाही डायनेस्टी के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से हमारा पूरा ये मराठा एम्पायर बन पाया था, इसकी खुद का एक अस्तित्व हो पाया था। इन्होंने अपने खुद के उस लड़ाइयाँ लड़के अपना खुद का एम्पायर बनाया जिसको ये हिंदवी राज्य बोलते थे, जिसका मतलब है हिंदूज़ खुद को रूल करेंगे, हम किसी और की नहीं सुनेंगे। सेकंड पॉइंट है कोरोनेशन एज छत्रपति। अब 1674 में क्या होता है, शिवाजी खुद को ही एक टाइटल दे देते हैं छत्रपति का। छत्रपति का मतलब होता है कि मेरे ऊपर मेरा ही राज चलेगा, मैं फ्री हूँ या मैं आज़ाद हूँ अपने फ़ैसले खुद लेने के लिए। तो शिवाजी ने अपने आप को और अपने किंगडम को ये टाइटल दिया था छत्रपति का, जब भी उनको आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं।
तो ये इन्होंने 1674 में खुद को टाइटल दिया था अपने एम्पायर को कि हम खुद रूल करेंगे, हमारे ऊपर किसी का राज नहीं चलेगा। जब मुग़ल एम्पायर में ये सारी चीज़ें चल रही थी, स्पेशली औरंगज़ेब ने जो ये किया था हिंदूज़ के लिए, तब शिवाजी ने ये स्टेप लिया था हिंदूज़ को बचाने के लिए। अब इनके अगर हम पॉलिसीज़ देखें, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था शिवाजी का। इन्होंने जो पॉलिसीज़ निकाली थी एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए, बहुत ही स्ट्रक्चरल थी, बहुत दिमाग से लगाई गई थी। इन्होंने क्या कहा था कि जो राजा है जैसे शिवाजी हैं, उनको 8 ग्रुप ऑफ 8 मिनिस्टर सपोर्ट करेगा, जिसको अष्टाप्रधान बोलते थे। मतलब कि अगर कोई फ़ैसला लेना है, कहीं लड़ने जाना है, कुछ भी है, तो 8 मिनिस्टर बैठेंगे राजा के साथ जो उनकी हेल्प करेंगे एक अच्छा फ़ैसला बनाने में, पहुंचने में। कहते हैं ना कि खुद तो हम सिर्फ कुछ सोच पाते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ 8 दिमाग और जुड़ जाएंगे तो नए नए ओपिनियंस देंगे, व्यूज़ पॉइंट देंगे। तो वही चीज़ थी। लेकिन फिर भी मुग़ल एम्पायर के आगे कहीं ना कहीं हमारा मराठा एम्पायर जो था वो हल्का पड़ गया था। सेकंड पॉइंट है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा था शिवाजी का। इनके अंडर में बहुत सारे हमारे पास कैवलरी थी, आर्मी, राइफल, मतलब सब कुछ था जो एक आर्मी को होना चाहिए। आर्मी के पास किसी चीज़ की मतलब कमी नहीं थी, कम नहीं था, मुग़ल एम्पायर के बराबर में टक्कर थी। उसके बाद थर्ड है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने जागीरदारी सिस्टम को रिप्लेस करके रियायतवारी सिस्टम निकाला था और हिंदूज़ के लिए काफ़ी इजी कर दिया था इन्होंने रेवेन्यू सिस्टम को। एक जो बोझ था वो कम कर दिया था, ठीक है। उसके बाद शिवाजी की डेथ हो जाती है 1680 में। वो उनकी डेथ के बाद जो उनके बेटे थे शांबाजी, उन्होंने गद्दी संभाली, लेकिन वो इतने अच्छे रूलर नहीं बन पाए शिवाजी के जैसे, क्योंकि मुग़ल एम्परर जो था औरंगज़ेब उस टाइम पे, उन्होंने अपने मराठा किंगडम को कंट्रोल में ले लिया। शांबाजी को कैप्चर करके मार दिया था औरंगज़ेब की फोर्सेस ने। इसी वजह से जो हमारा मराठा एम्पायर था वो मुग़ल के आगे ठंडा ठंडा पड़ता चला गया।